टू 13 जून करंट अफेयर। फर्स्ट न्यूज़ वाज अबाउट गिग वर्कर और ये बेसिकली मेंस के लिए था, इसलिए मैंने मेंस वाला से डिनोट भी कर दिया। बाकी सारे प्रीलिम्स स्पेसिफिक है गेस या। सो स्टार्ट करते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स इन इंडिया, पहली बात तो जो मार्केट ग्रोथ इनका कितना चल रहा है। इंडियाज गिग वर्क फोर्स इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 77 लाख से 2.35 करोड़, इतना ज़्यादा हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, तो रफली कितना याद रखना है? 77 लाख से 2.3 करोड़ हो जाएंगे गिग वर्कर्स। तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर से गेन करने वाले हैं। करंटली कंप्राइज करता है 47% मीडियम स्किल्ड, 31% लो स्किल्ड, तो 47% तो मीडियम स्किल्ड है, 31% लो स्किल्ड है एंड 22% हाई स्किल्ड वर्कर्स आते हैं इन ये जो गिग वर्कर्स है उनमें। ठीक है, तो मेजर चंक क्या है गिग वर्कर्स का? मीडियम स्किल्ड वाले, लो स्किल्ड वाले उसके बाद सेकंड पोजीशन पे, एंड देन हाई स्किल्ड वाले कम है गिग वर्कर्स में। देन लीगल रिकॉग्निशन, हाँ यहाँ पे गिग वर्कर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है अंडर दी कोड ऑफ दी सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये डेफिनेशन हमको याद रखना है, मेंस में यूज़ करना है, ये डेटा तो याद रखना ही है ना। 77 लाख से 2.3 करोड़ हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ 2030। और ये कोविड के टाइम से ज़्यादा हो गया क्योंकि होम डिलीवरी वगैरह ज़्यादा बढ़ गया ना, इसलिए। तो लीगल रिकॉग्निशन इसको मिला है किसके अंदर? कोड ऑन दी लीगल रिकॉग्निशन में क्या होगा, कहाँ पर डिफाइन किया गया है गिग वर्कर्स को? कोड ऑन दी सोशल सिक्योरिटी 2020। डेफिनेशन ऑफ द गिग वर्कर: अ गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क। कोई भी जो गिग वर्कर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि परफॉर्म कर रहा होता है वर्क या पार्टिसिपेट कर रहा है वर्क में। ठीक है, arrangement work arrangement participates in the work arrangement and earns from such activities outside of a traditional employer employee relationship। ये बाहर होगा ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप से। तो ये डेफिनेशन याद रखना, अ गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सोशल सिक्योरिटी फंड भी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एग्रीगेटर्स है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1 to 2% ऑफ दी एनुअल टर्नओवर। साल भर का जो टर्नओवर होगा उसका 1 से 2% इस फंड में जाएगा ताकि बेनिफिट किया जा सके, सच एज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटर्निटी बेनिफिट में जा सके। ठीक है, तो 1 to 2% जाएगा सोशल सिक्योरिटी फंड में। किन के लिए होगा? गिग वर्कर्स के लिए। पोर्टेबिलिटी एंड ग्रीवांस रिट्रेसल, तो वही ई श्रम पोर्टल, ये भी याद रखना है। जब वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो ई श्रम पोर्टल में ग्रीवांस रिट्रेसल के लिए लिखेंगे, है ना। एंड देन फैसिलिटेशन सेंटर्स भी होंगे, वर्कर्स कैन रजिस्टर ऑन द ई श्रम पोर्टल फॉर द पोर्टेबल बेनिफिट्स वाइल द गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश हेल्पलाइंस एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स फॉर द ग्रीवांस रिजोल्यूशन, राइट। देन नेक्स्ट न्यूज़ वॉज अबाउट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस है उसकी जो ILO आई गेस ये बॉडी है ना, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जो अपन 15 पढ़े थे। तो इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, अच्छा तो ये याद रखना है कि कौन सी ट्रीटी से बनी थी, क्योंकि UPSC से कन्वेंशन ट्रीटी पूछते रहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1919 में अंडर द ट्रीटी ऑफ द वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। अब तो याद रखना ही पड़ेगा, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी। जो यूनाइटेड नेशन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हमने याद रखा था, उनमें से सबसे पहली ही ILO थी, और इसलिए इसको याद रखेंगे। वर्सलीज वाला ट्रीटी भी याद रखना पड़ेगा। तो इसको कैसे याद रखें? लेबर है तो वर्सलीज वर्षा में भी लेबर करना पड़ा है करके, बारिश में भी वर्षा करके याद रखेंगे, वर्षा में भी लेबर करना पड़ रहा है ना। तो वर्सलीज ILO फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1946। मेंबर्स कितने हैं? 187। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर एंड हैज़ बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ द ILO गवर्निंग बॉडी सिंस 1922। मैंडेट क्या है इसका? जिसके नाम में लेबर है उसका मैंडेट क्या होगा? प्रमोट करेगा सोशल जस्टिस, डिसेंट वर्क and internationally recognized labor rights based on the principle that lasting peace rests on the social justice. Global recognition awarded the 1969 Nobel Peace Prize for advancing workers' right, social justice and international cooperation। ठीक है, एडवांसिंग वर्कर का राइट को एडवांस करने के लिए तो नोबेल प्राइज इसको मिला हुआ है, ये याद रखना।
ठीक है, क्योंकि लेबर के वेलफेयर वगैरह के लिए काम कर रहे हैं तो नोबेल पीस प्राइज़ तो मिलेगा ही, है ना। एडवांसिंग वर्कर का राइट, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, की रिपोर्ट्स, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज गैप, फिर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट से जितना भी लेबर रिलेटेड होगा, वर्क रिलेटेड होगा, एम्प्लॉयमेंट तो देखो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक तो कौन करेगा, ILO करेगा, क्योंकि बाकी जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसमें लेबर वाला, एम्प्लॉयमेंट वाला कोई ऐसा बॉडी है ही नहीं। देन ग्लोबल वेज रिपोर्ट, फिर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, देन ILO का कन्वेंशन कौन सा है, इंडिया हैज़ रेटिफाइड 6 आउट ऑफ द 8 कोर फंडामेंटल ILO कन्वेंशन एक्सेप्ट कौन सा 2 ठोक नहीं रेटिफाई किया है इंडिया ने, दैट वाज अबाउट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948। तो एक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज वाला है कुछ, उसको नहीं रेटिफाई किया है, एंड राइट टू ऑर्गेनाइज, तो दोनों में ही जहाँ पर भी राइट टू ऑर्गेनाइज होगा ना वो वाला नहीं किया रेटिफाई। अब इसके जो रेटिफाई किया है उसको पहले देखना पड़ेगा कि उधर राइट टू ऑर्गेनाइज तो नहीं है करके, ठीक है। बट इन दोनों में तो है ना, जहाँ पर राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन है एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन है, इन दोनों का इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है। फिर स्कीम्स है, इसके बारे में देख लेते हैं कि इनिशिएटिव एंड इम्पैक्ट अक्रॉस डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो हर एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए गवर्नमेंट कौन से स्कीम लेके आई है, तो इसको ना मेंस में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे हम, जब PUTG के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा वे फॉरवर्ड में स्कीम डालना होगा और क्या उसकी बेनिफिशियरी या फिर पॉजिटिव जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे, है ना। तो इसलिए ये अगेन मेंस स्पेसिफिक ही है। Now, key initiatives and impact across different marginalized groups. Target community कौन सी है, PUTG, ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन फॉर PUTGs, तो PM जनमन किन के लिए है, PUTGs के लिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। और ये PUTG मेंबर ट्रेंड 38,000 PUTG मेंबर्स हैं, उनको ट्रेन किया गया अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेन किया जा रहा है इसके अंदर, है ना। अब नाम भी देखो, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी बोलेगा तो ST से समझ आ जाएगा, न्याय महाअभियान, तो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे उनको, ट्रेन करेंगे, है ना। PUTG मेंबर है, उनको ट्रेन किया गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। देन PMJUGA, ठीक है, PMJUGA, इसी को ही बाद में इसका नाम चेंज करके धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कर दिया गया, ठीक है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान फॉर फिलिंग लॉन्ग स्टैंडिंग गैप्स इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड PUTG हैबिटेशंस, फॉर फिलिंग लॉन्ग स्टैंडिंग गैप्स, ताकि लॉन्ग स्टैंडिंग जो भी गैप्स हैं इन द ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड PUTG हैबिटेशंस। 7.6 लाख हाउसेस कंप्लीटेड इन ट्राइबल विलेजेस में, तो हैबिटेशन के लिए था ये। देन नेक्स्ट इज SC के लिए कौन सा स्कीम है, PM अजय एंड श्रेष्ठ ही पढ़ेंगे आई गेस। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है। अनुसूचित जाति बोलेगा तो यहाँ पे देखना, जनजाति आदिवासी बोलेगा तो वो PUTG ST वाले आ जाएंगे, है ना। बट अनुसूचित जाति बोलेगा अभ्युदय योजना तो वो होगा SC के लिए। 2021 में फोकस किया गया था ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द SC देखती हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट ही बोल देती हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट मेजॉरिटी विलेजेस, किनके ऊपर फोकस होगा, PM अजय का, लॉन्च्ड इन 2021 में लॉन्च किया गया था, फोकस करता है ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट मेजॉरिटी विलेजेस में इनका फोकस रहेगा कि उनका डेवलपमेंट हो सके इंटीग्रेटेड वे में। द प्रोग्राम रीच मोर देन 4 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट सिटीजन्स एंड ओवर 83 लाख हाउस होल्ड को कवर करता है। देन स्कीम फॉर द रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन द हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, तो टारगेटेड एरियाज में हाई स्कूल में एजुकेशन के लिए रेसिडेंशियल वाला एजुकेशन होगा, तो श्रेष्ठ सपोर्ट करता है दिस नीड बाय इनेबलिंग एजुकेशन फ्रॉम
9th to 12th, ठीक है, हाई एजुकेशन के लिए सपोर्ट करेगा दिस नीड बाय इनेबलिंग एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9th to 12th. देन इन 2025-26 श्रेष्ठ सपोर्टेड 19,000 के अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स अक्रॉस दी 288 स्कूल्स एंड दी इंस्टीट्यूशन. तो श्रेष्ठा वाला वो क्या होगा, रेसिडेंशियल एजुकेशन है हाई स्कूल का फॉर SCs, है ना. देन OBCs के लिए क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो ये एंड डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स. तो PM यशस्वी है. PM यशस्वी का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड. जो यंग अचीवर्स है उनको स्कॉलरशिप देना, स्कीम फॉर दी वाइब्रेंट इंडिया प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप. तो बेसिकली स्कॉलरशिप देता है एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ देता है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम दी OBC, EBC एंड DNT कम्युनिटीज़, ठीक है. तो स्कॉलरशिप देगा एंड हॉस्टल की फैसिलिटीज़ देगा उन स्टूडेंट्स को जो कि OBC, EBC एंड DNT से आते हैं, है ना. तो स्टूडेंट, इतने सारे स्टूडेंट को सपोर्ट किया फॉर टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन के लिए. देन स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सीड सपोर्ट फ्री कोचिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT कौन है, डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स. डी नोटिफाइड, पहले ये नोटिफाइड किए गए थे नोमैडिक ट्राइब्स, लेकिन अब ये डी नोटिफाइड कर चुके हैं, आई मीन नोटिफिकेशन हटा दिए गए होंगे, तो डी नोटिफाइड बोल रहा है. स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द DNT सीड सपोर्ट फ्री कोचिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फ्री कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एक्सेट्रा फॉर द DNTs के लिए, ठीक है. तो फ्री कोचिंग वगैरह होगा DNT स्टूडेंट्स के लिए. देन माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास, ठीक है, PM विकास. ये किन के लिए है, माइनॉरिटीज़. फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए, है ना. तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास, फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको, है ना. देन जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. तो मशीन से सैनिटेशन करना, ठीक है, नमस्ते. नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम एम्ड एट एलिमिनेटिंग हजार्डस मैनुअल क्लीनिंग प्रैक्टिसेस. जो हजार्डस मैनुअल क्लीनिंग प्रोसेसेस हैं उनको एलिमिनेट करना. सिंस 2024 वेस्ट पिकर्स हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड अंडर द स्कीम. तो वेस्ट पिकर्स हैं उनको भी नमस्ते के अंदर डाला गया है. ब्रॉडनिंग इट्स रीच एंड इम्पैक्ट. तो अगर फुल फॉर्म नहीं भी पता होगा तो भी हमको ये पता होना चाहिए कि किन के लिए कौन सी स्कीम्स है. लाइक फॉर PVTGs कौन कौन सा स्कीम पढ़ा, PM जनमन पढ़ा हमने PVTGs के लिए, एंड देन PM JUGA या फिर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है. DGGUA, इसको ऐसे पढ़ा था मैंने, DJGUA, ठीक है, इसी में ही डी डाल देना. तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है. तो ये PVTGs के लिए PM जनमन एंड PM JUGA या फिर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान. देन SC के लिए कौन कौन सा, PM अजय एंड श्रेष्ठा, ठीक है, अजय एंड श्रेष्ठ. तो श्रेष्ठ एंड PM अजय करके याद रख सकते हैं, दोनों लड़के का नाम करके. तो SC अजय श्रेष्ठ. एंड देन OBC, EBC एंड DNT. OBCs के लिए यशस्वी, है ना, OBC, EBC, DNT तीनों के लिए ही है, ठीक है. तो PM यशस्वी, OBCs, EBCs एंड DNTs. एंड सीट वाला भी है, दैट इज़ फॉर DNTs, ठीक. सीट वाला सिर्फ DNT के लिए है. एंड माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है, PM विकास, तो विकास माइनॉरिटी. एंड सैनिटेशन के लिए है नमस्ते. तो सैनिटेशन नमस्ते करो फिर सैनिटेशन, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि जैसे हैंड शेक करते हैं. तो कोविड के बाद से क्या हो गया, हैंड कॉन्टैक्ट, आई मीन
बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, नमस्ते। तो सैनिटेशन है ना, सैनिटेशन ऐसे करके याद रख सकते हैं। वापस से रिकॉल करते हैं। एससी के लिए क्या पढ़ा था, एससी के लिए पढ़ा था अजय एंड श्रेष्ठ। एंड पीवीटीजीज के लिए क्या पढ़ा था, पीवीटीजीज के लिए एक तो प्रधानमंत्री JUGA एंड धरती आबा ग्राम उत्कर्ष ऐसा कुछ है अभियान है ना, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। एंड एक और PM जनमन। और एसटी के लिए तो यही हो जाएगा ना, ठीक है। फिर OBCs एंड EBCs एंड DNT, इनके लिए क्या था, PM यशस्वी, YASASVI, PM यशस्वी। एंड सिर्फ DNTs के लिए क्या था, सीड, ठीक है। एंड माइनॉरिटीज़ के लिए क्या था, विकास था ना, हाँ, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। फिर सैनिटेशन वर्कर्स के लिए नमस्ते, ठीक है। फुल फॉर्म क्योंकि मेंस में इतना जगह रहता नहीं है तो फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसा टाइप का फुल फॉर्म है। देन मसरूर रॉक कट टेम्पल, मसरूर जो भी पढ़ते हैं इसको, रॉक कट टेम्पल कहाँ का, ये कॉल्ड द एलोरा ऑफ द हिमालयाज। तो कहाँ पर लोकेटेड होगा, ये हिमालयाज की तरफ होगा, एलोरा ऑफ हिमालयाज बोला जा रहा है, ठीक है। मसरूर रॉक कट कॉम्प्लेक्स ऑफ द टेम्पल्स आर लेसर नन आर्किटेक्चरल जेम्स ऑफ इंडिया, लेसर नन आर्किटेक्चरल जेम्स है इंडिया का। अबाउट मसरूर रॉक कट टेम्पल क्या होता है, लोकेशन इसका कहाँ पर है, कांगड़ा वैली ऑफ द ब्यास रिवर इन द हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा वैली ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा वैली में है। अर्ली 8th सेंचुरी से ये बिलोंग करता है। देन आर्किटेक्चर फीचर क्या होगा, वर्जन ऑफ द नॉर्थ इंडियन नागर स्टाइल होगा, ऑब्वियसली बात है, नॉर्दर्न इंडिया में है तो नागर स्टाइल से ही बना होगा। एंड टेम्पल, एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल माउंटेन स्टाइल एम्बॉडिंग अर्थ एंड माउंटेन अराउंड इट, एग्जाम्पल है ये टेम्पल माउंटेन स्टाइल का, एम्बॉडी करता है अर्थ एंड माउंटेन अराउंड इट, फेसेस नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द धौलाधर रेंज की तरफ है। देन कार्ड आउट ऑफ द मोनोलिथिक रॉक विद द शिखर सैक्रेड पूल ऑफ द वाटर, तो मोनोलिथिक रॉक से बना हुआ है विद द शिखर होगा इसमें, वैसे तो ये ऐसे करके वाला होगा शिखर है ना, कर्वीलिनियर। सैक्रेड पूल ऑफ वाटर होगा, हैज़ 3 entrances टू कंप्लीट। फिर एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सिमेट्रिकली लेड आउट ऑन द स्क्वायर ग्रिड के ऊपर बनाया गया है, स्क्वायर ग्रिड, स्क्वायर बनाते हैं थोड़ा, स्क्वायर ग्रिड के ऊपर बनाया गया है। वेयर द मेन टेम्पल इज सराउंडेड बाय द स्मॉलर टेम्पल्स इन द मंडला पैटर्न, तो मंडला पैटर्न में मेन टेम्पल, अगर ये मेन टेम्पल है तो आइट साइड ऐसे और टेम्पल्स होंगे, सराउंड होंगे स्मॉलर टेम्पल से मंडला पैटर्न में। देन फीचर्स रिलीफ ऑफ द मेजर वैदिक एंड पुराणिक gods and goddesses, then dedicated to the Shiva, Vishnu, Devi and Saura tradition of the Hinduism, first reported by the Henry Shuttleworth in 1913। पहली बार किसने रिपोर्ट किया था, हेनरी शटलवर्थ इन 1913। एंड कमिंग टू दी सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या आता है, इसके बारे में हमने तो पढ़ा था, ये एक्सप्लोजन होता है स्टार का, जब स्टार होता है एक्सप्लोड हो जाता है, तो सुपरनोवा इज़ अ कोलोसल एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार। कोर कोलैप्स हो जाएगा, कोर कोलैप्स सुपरनोवा होता है, और एक थर्मल रनअवे सुपरनोवा। तो जब कोर कोलैप्स सुपरनोवा होगा ऑकर्स व्हेन द मैसिव स्टार एग्जॉस्ट इट्स न्यूक्लियर फ्यूल, अगर कोई बहुत ही बड़ा स्टार था और उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया, एंड कैन नो लॉन्गर सपोर्ट इट सेल्फ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि पहले उसका जो फ्यूल था, न्यूक्लियर फ्यूल था, तो बर्न हो रहा था, तब तक वो खुद को स्टेबल रख पा रहा था, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल तो ख़त्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो अब ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाएगा लंबे समय तक, तो इसलिए कोर कोलैप्स हो जाएगा सुपरनोवा। देन थर्मल रनअवे सुपरनोवा में क्या होगा, ऑकर्स व्हेन द 2 स्टार ऑर्बिट इच अदर, तो यहाँ पे थर्मल रनअवे सुपरनोवा में जब एक दूसरे को ऑर्बिट करेंगे, ऑकर्स व्हेन द 2 स्टार्स ऑर्बिट इच अदर एंड वन और बोथ ऑफ दोज स्टार इज़ अ वाइट ड्वार्फ, इनमें से एक क्या होगा, वाइट ड्वार्फ होगा, हमने पढ़ा था ना वाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ, उनमें से एक अगर दो क्या है स्टार है ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे को, इनमें से एक है वो वाइट ड्वार्फ है, तब वो थर्मल रनअवे सुपरनोवा होगा। सिग्निफिकेंस क्या है सुपरनोवा का, वाइटल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्मॉस के इवोल्यूशन को जानने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे एक्ट एज अ जायंट रिसाइकलिंग सेंटर की तरह एक्ट करते हैं, क्रिएटिंग एंड स्कैटरिंग heavy elements that eventually become
बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द न्यू स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। फिर कोरल्स ट्रांसलोकेशन, तो कोरल है उनका ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा होगा, तो अपने को पता है कि जहाँ पर ये अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके आसपास क्या कोरल है, तो उनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। जैसे फॉरेस्ट वगैरह को ट्रांसलोकेट करते हैं वैसे ही कोरल को भी ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो जब भी कोरल अफेक्ट हो रहा होगा ना, तो हम ये वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं कि कोरल ट्रांसलोकेट कर दो, है ना। फिजिकल रीलोकेशन करना कोरल का फ्रॉम द साइट ऑफ द इनहॉस्पिटेबल कंडीशन, वहाँ पर जहाँ पर कोरल अब इनहॉस्पिटेबल हो गए हैं वहाँ से कोरल को ट्रांसलोकेट रीलोकेट करना, है ना, टू एन एरिया वेयर इट इज़ मोर लाइकली टू थ्राइव। तो उन एरियाज़ पर लेके जाना कोरल को जहाँ पर मोर लाइकली है कि वो थ्राइव कर पाएंगे, टू इम्प्रूव द रीफ क्वालिटी, और उनकी रीफ क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी एंड टोपोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी इम्प्रूव होगी, टोपोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो। प्रीवियसली इंडिया का जो कोरल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था मरीन नेशनल पार्क में, गल्फ ऑफ कच्छ में भी हमने किया था, मरीन नेशनल पार्क में भी किया था, एंड गल्फ ऑफ कच्छ में गुजरात वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट टू ट्रांसलोकेट एंड रीस्टोर कोरल इन द टर्बिड एनवायरनमेंट। तो गुजरात पहला इसका अटेम्प्ट किया गया था हमने कोरल को ट्रांसलोकेट करने का, एंड रिस्टोर कोरल इन द टर्बिड एनवायरनमेंट में भी हमने कोरल को रिस्टोर करने का ट्राई किया, है ना। देन नेक्स्ट वाज अबाउट 15 जून, इसको नेक्स्ट में करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे हैं।